सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। कई अफराद जान से चले गए, फिर पाबंदी लगी, उसके बाद मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात होने के बाद मामलात तय पा गए और फिर कौमी असम्बली में करारदाद भी पेश कर दी गई। लेकिन हुस्न इत्तेफाक देखिए कि ये करारदाद ज़ाती हैसियत में पेश की गई, एन उस वक्त पेश की गई जबकि मामलात तय पा चुके थे। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और कलदम पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान जब ये मुज़ाकरात तय पाए, उसके बाद हुकूमत के स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट बदले जा रहे हैं। इब्तिदा में 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से खिताब करने आए थे, बता दिया था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को इस वक्त पाकिस्तान से बाहर नहीं निकाला जा सकता। बहुत सारे माशी मफादात हैं जो कि यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक के साथ जुड़े हुए हैं। यूरोपीय यूनियन बाइकआउट कर सकती है, हमारा माशी बाइकआउट हो गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। और फिर उसके अगले ही रोज़, उसी रोज़ हमने देखा कि रात में मुज़ाकरात के वो 3 अदवार चले और जो आखिरी मुज़ाकरात का दौर था जिसमें शेख रशीद साहब और वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी साहब थे, उसमें तमाम मामला तय पा गए। उससे पहले शेख रशीद साहब की जो राय थी कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में, उनकी राय ये थी कि ये उन्होंने इस जमात को कलदम करार दिया और उसके बाद ये कहा कि 20 अप्रैल तक इस जमात को तहलील कर दिया जाएगा। लेकिन 21 तारीख को आज कुछ और वो फरमा रहे थे। पहले उनका वो बयान देखिए जिसमें वो तहरीक लब्बैक को तहलील करने की बात कर रहे थे। वो बता रहे थे कि अब इस जमात से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ज़रा सुनिए क्या कह रहे थे। 1997 के रूल 11B के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। एग्रीमेंट तो हमने जो किया है उस पर कायम थे और कायम है, लेकिन जो तकाजा वो मसवदे का कर रहे वो इस मुल्क की दुनिया में जो है एक इंतहा पसंद मुल्क के नाम से पैगाम देने के लिए हम तैयार नहीं थे। तो अब इनसे मुज़ाकरात नहीं करने थे, शेख साहब तैयार नहीं थे, हुकूमत पाकिस्तान तैयार नहीं थी, लेकिन फिर कोई मजबूरी आड़े आई, मुज़ाकरात करने पड़े। वज़ीर आज़म का अपना बयान आ चुका था, उसके बावजूद करने पड़े। और आज शेख रशीद पूरी कौम को कन्विंस कर रहे हैं कि ये तो पंजाब की तीसरी बड़ी जमात थी, ये एक सियासी जमात है। उनका आज का बयान भी ज़रा मुलाहिज़ा कर लीजिए, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये एक पॉलिटिकल जमात है, वो उसने इलेक्शनों में हिस्सा लिया है, वो कराची में भी हिस्सा ले रही है। उसने पंजाब में तीसरी बड़ी पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी तो है। अब आपके सामने आप ये कहें कि मैं ये कहूँ कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पंजाब में वो तीसरी बड़ी पार्टी थी इस इलेक्शन में और वो पॉलिटिकल पार्टी है। हमने जो उनको कालदम करार दिया है, उनकी 30 दिन में अपील आनी है हमारी मिनिस्ट्री को। ये हमने गालिबन 12 तारीख को उनको ये करार दिया और 30 दिन के अंदर उन्होंने इसका जवाब दाखिल करना है। फिर एक कमेटी बनेगी जो इस केस का फैसला करेगी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत आखिर करना क्या चाह रही है। पहले पाबंदी लगाई, फिर उन्हीं से मुज़ाकरात किए, उन्हीं के प्रेशर पर करारदाद असेंबली में पेश की। वज़ीर आज़म कुछ बयान देते हैं, वज़ीर दाखिला आकर पहले कुछ कहते हैं, बाद में वो कुछ और कहते हैं। हुकूमत क्रेडिट भी लेती है करारदाद पेश करने का कि हमने मुआहदे पर अमल कर दिया, लेकिन फिर वो रुकन जिनकी जानिब से करारदाद पेश की गई वो कहते हैं मैंने ज़ाती हैसियत में पेश की, हुकूमत की जानिब से मुझे नहीं कहा गया था। ये वो तमाम सवालात मौजूद हैं जो कि ज़ाहिर है हुकूमत से करने के हैं, लेकिन आज बदकिस्मती से हमारे प्रोग्राम में हुकूमती नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शायद किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आए और इन तमाम सवालात के जवाब दे। अपोजिशन की जानिब से बहरहाल एक मुतालबा किया गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जो मुआहदा किया गया है वो मुआहदा भी कौमी असम्बली में और अपोजिशन और कौम के सामने रखा जाए। तो अब ये सूरत हाल है। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं राशिद महमूद सुमरो साहब, जमीयत उलमा इस्लाम से हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। राना तनवीर साहब, नून लीग के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। तो राशिद साहब, ये मामला हुकूमत सही सिमत में लेकर जा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को हम मुल्क बदर नहीं कर सकते, बहुत सारे मुआशी मफादात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके इस बयान पर क्या स्टांस है जमीयत उलमा इस्लाम? देखिए अरबाब जहांगीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस हसास मसले पर जिसके साथ पूरे सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों के नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात जुड़े हुए हैं। हमेशा की तरह इमरान खान जो बात करता है और उसके बाद उससे यूटर्न लेता है, इस बात पर भी इमरान खान ने यूटर्न लिया है। सफ़ीर को वापस नहीं भेजेंगे कि माशी सूरत हाल हमारी बेहतर हो रही है, रुपया ऊपर जा रहा है, नौकरियाँ। उसी बयान में जो उन्होंने कौम से खिताब किया उसमें उसने ये सारी बातें की
कि नौकरियां मिल रही हैं, मईशत बेहतर हो रही है, फैक्ट्रियां लग रही हैं, और उसके बरक्स जो है वो खान साहब एक एक शहर में जाकर लंगर खाना खोल रहे हैं और कौम को लंगर पर लगा रहे हैं। और ये कैसी मईशत बेहतर हो रही है कि एक वज़ीर आज़म उठ के कौम को ख़ुद लंगर पे लगा रहा है। बात सीधी है, बात वाज़े और दो टोक है कि हिंदुस्तान के साथ हमारा मसला कश्मीर पर है और एक कश्मीर पर हम हिंदुस्तान के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं, तो फिर फ्रांस के साथ हमारा मसला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज़्ज़त और नामूस पर है। अगर हम हिंदुस्तान के सफ़ीर को हिंदुस्तान के ताल्लुकात पर बाहर भेज सकते हैं तो फ्रांस के सफ़ीर को अपने ईमान पर बाहर क्यों नहीं भेज सकते? एक तरफ आपकी मईशत है, एक तरफ आपका ईमान है, और आप मईशत के लिए ईमान का सौदा करेंगे, मईशत के लिए आप ईमान छोड़ देंगे। फिर खान साहब ने आके कहा कि जी मैं तो 52 ममालिक के सामने ये मुकदमा लड़ूंगा, मैं तो अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ूंगा, और उनको ये फुर्सत नहीं थी कि वो असेंबली में आकर ये मुकदमा लड़ सकते। अपने किसी वज़ीर से सबको, तमाम इस्लामी ममालिक को खत लिख चुके हैं, और ये स्ट्रेटजी तो उनकी बेहतर नहीं है कि सबके साथ मिलकर मौसर दबाव डाला जाए? जब 50 मुल्क एक बात कहेंगे यूरोपीय यूनियन को तो शायद उसका असर ज्यादा होगा। पहले अपने अपोजिशन के साथ बैठकर तो मौसर पैगाम दे सकें। करारदाद का मतन वो अपने हुकूमती वजीर से पेश नहीं करवा सकते। करारदाद की ड्राफ्टिंग जो है वो अपोजिशन से मशवरे के बगैर ला रहे हैं। वहाँ जो मेंबर जिसने करारदाद लाई है वो कहता है मुझे हुकूमत की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, हालांकि वहाँ मुआहिदा कर रहे हैं कि हुकूमत करारदाद पेश करेगी। जो मेंबर पेश कर रहा है वो कहता है मुझे हुकूमत से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो ये क्या कौम को आप पैगाम दे रहे हैं? ये क्या आप कौम को धोखा दे रहे हैं? किस तरफ आप कौम को लेके जा रहे हैं? कौम को सिर्फ लॉलीपॉप देने के चक्कर हैं, कौम को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर हैं। जो हमारा स्टांस 15 साल 20 साल पहले इमरान खान के बारे में था कि वो इस्लाम की खिदमत के लिए, पाकिस्तान की खिदमत के लिए नहीं आया, बाहर के लोगों को खुश करने के लिए आया, आज सारी चीज़ें वक्त ने साबित कर दी हैं कि उसके मौजूदगी में कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया। उसके मौजूदगी में वो फ्रांस से जनाब रसूलुल्लाह की इज़्ज़त और नामूस पर एहतजाज तक नहीं कर सकता। उसकी मौजूदगी में रुपया हमारा ये पोजीशन पहुंच गई है कि अफगानिस्तान से उन्होंने वाज़ेह किया कि उनका और टीएलपी का मकसद एक ही है, सिर्फ तरीका अलग अलग है, रास्ता अलग अलग है। टीएलपी और उनका मकसद अगर एक ही था तो खुद 4 महीने धरना दिया, तो उन पर पाबंदी क्यों नहीं लगी? अगर मकसद एक ही था तो आपने खुद डीएसपी को गले से घसीटते हुए लहू लुहान किया, आप पर पाबंदी क्यों नहीं लगी? आपने तो पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे पार्लियामेंट पर हमला किया, आपने तो पीटीवी पर हमला किया, कब्जा किया पीटीवी पर। अगर एक ही मकसद था, आज आप इक़्तिदार में हैं और वो जो है जनाजे उठा रहे हैं, लाशें उठा रहे हैं, और उनको एहतजाज करने का हक नहीं। अगर एहतजाज का हक यही तरीक़ेकार बनता है कि एहतजाज करने पर पाबंदी लगनी चाहिए, तो सबसे पहले पीटीआई पर पाबंदी लगनी चाहिए कि पीटीआई अगर अपने इक़्तिदार के लिए पार्लियामेंट पर हमला कर सकती है, पीटीआई अपने इक़्तिदार के हुसूल के लिए पीटीवी पर हमला कर सकती है, तो फिर एक गुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरअमन एहतजाज फ्रांस के सफ़ीर को निकालने के लिए क्यों नहीं कर सकता? लेकिन इस मामले पर ज़ाहिर है अपोजिशन भी तो एक नहीं है ना। कल जब इजलास हुआ, पीपल्स पार्टी उसमें से गायब थी, मौजूद नहीं थी। मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ, ज़रा फैसल करीम कुंडी साहब से इसका मैं जवाब ले लूँ। पीपल्स पार्टी इजलास में मौजूद नहीं थी, अब आने वाले कल दोबारा फिर कौमी असम्बली का इजलास होना है, उसमें पीपल्स पार्टी मौजूद होगी या इस मसले पर आप ना हुकूमत के साथ हैं ना टीएलपी के साथ हैं? क्या मौक़िफ़ है आपका, ज़रा खुलकर कौम के सामने रख दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जुम्मे को जो पार्लियामेंट नेशनल असम्बली का सेशन है, मैं तो पार्लियामेंट हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी बिल्कुल इंशाल्लाह उसमें जो है सेशन में हिस्सा लेगी, और कौम को खुल के बताने की ज़रूरत है कि देखें आज जो हम जहाँ पर हमारी कल क्यों नहीं थी पीपल्स पार्टी इजलास में, अगर उसकी भी वजह बता देते थे। पहले मैं ये वजह तो बता दूं, फिर उसके बाद दूसरी वजह बताऊंगा ना। हमारी सिंध में जो हुकूमत है, आज सिंध असम्बली में करारदाद फ्रांस के खिलाफ करारदाद भी पास हुई है, बाकी मेंबर्स ने भी की है, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली में किया है। कल हम इसलिए मौजूद नहीं थे क्योंकि परसों जब सेशन हो रहा था तो स्पीकर साहब ने इतनी हैफेजर में, अब स्पीकर देखें उनका काम है सुनना, वो एक मतलब कि थोड़ी सी भी तनकीद बर्दाश्त नहीं करे, उसने सेशन जो है अर्जन कर लिया और मेंबर को भेज दिया घर। फिर रात को अचानक लेट आवर पता चला कि कल अचानक सेशन कॉल होती है। स्पीकर साहब को ये तौफीक नहीं हुई कि वो अपोजिशन के जो पार्लियामानी लीडर्स हैं उनको फ़ोन करे कि इमरजेंसी सेशन है और आप आ जाएं, और हम इसलिए अब देखें जो चीज़ें पार्लियामेंट से बाहर हुई, आपने एग्रीमेंट किया टीएलपी के साथ, और आपने कहा कि हम पार्लियामेंट में रखेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो आपने नहीं रखा। आपने जाके उनके साथ जो भी, हमें नहीं पता कि मुज़ाकरात कौन कर रहा था, बकौल इनके हुकूमत के मुज़ाकरात कर रहे थे, नाकाम हो गए, फिर आपने फोर्स इस्तेमाल की, फिर आपने उनको शेड्यूल 4 में डाला, फिर आपने उनको पाबंदी लगा ली, फिर पैमरा को कहा कि इनका नाम भी ना लें, और आज ये देखें कि हर चैनल उनका नाम लेके उनको डिस्कस कर रहा है।
कैमरे पे तो पाबंदी है ना, अभी तक पाबंदी है, मेरे ख्याल पाबंदी नहीं उठी ना जी। लेकिन आज ये पोजीशन है कि हर चैनल पे TLP डिस्कस हो रही है, कोई और चीज डिस्कस नहीं हो रही। लेकिन तो यही की सूरत हाल है। आप नहीं समझते क्या ये अच्छा होता कि कल अगर बिलावल साहब असेंबली में मौजूद होते और ये तमाम सवालात वो वहाँ पर पूछते, वज़ीर आज़म की गैर हाजिरी भी वो वहाँ पर उसकी भी वजाहत मांगते कि वज़ीर आज़म वहाँ क्यों नहीं आए, तो एक मजबूत आपका मौक़िफ़ सामने आ जाता कौमी असेंबली में भी, कौम के सामने। देखें, हमने हमेशा जब भी पाकिस्तान पे कोई इशू आए, वज़ीर आज़म को क्या है, वज़ीर आज़म को अगर पूछे तो क्या कश्मीर का इशू जो हमारे शहर से भी करीब है, जब कश्मीर के इशू पे जब वो बुलाया गया पार्लियामेंट को, एक वाहिद इमरान खान मौजूद नहीं था। कश्मीर का उन्होंने कहा कि मैं सफ़ीर बनूंगा, वकील बनूंगा, वो जो है हर जुम्मे को हम वो करेंगे, यकजहती करेंगे। 2 जुम्मों के बाद जो है वो कलभूषण के वकील बन गए कश्मीर के सफ़ीर की जगह पे। आज अभी उन्होंने बेड़ा उठा लिया कि मैं मगरब से मैं, वो कहते हैं मैं अकली कुल हूँ, मेरे बगैर कोई नहीं जानता कि मगरब के साथ कैसे डील करना है। मतलब आप उसे देखें, जब उन्होंने आके नेशनल असेंबली में तकरीर करनी थी, वो जाके कौम से खिताब पे उन्होंने TV पे जाके खिताब किया। वो पार्लियामेंट को कुछ समझते नहीं है। आज जो लोग कह रहे हैं कि वो अभी बातें हो रही हैं स्पीकर के हवाले से, ये वही लोग थे ना जो पार्लियामेंट पे लानत भेजते थे, इन्हीं ने भेजा। आज ये बातें कर रहे हैं, माजी में इनकी तकरीरें देखें, शेख रशीद की तकरीर देखें, जलाओ घेराव के हवाले से तकरीरें देखें। हम पे तो बहुत से जुल्म है, हमने कभी ये नहीं कहा कि पार्लियामेंट को चला दो या यहाँ पे डंडे बरसा दो। हमने तो पाकिस्तान खप्पे का नारा मारा था, हमने जलाओ घेराव की बातें नहीं की थी। ठीक है, अब ये जो है, अब मुझे बताएं, माजी में जब हमें हुकूमत मिली, हमें बारूदों का ढेर मिला, हमें एक डिक्टेटर ने बारूदों के ढेर का तोहफा दिया, खुदकुश धमाके दिए, हमने फिर भी आप देखें जब हुआ हमने हमेशा APC बुलाई। स्वात में जब ऑपरेशन हुआ जहाँ पर वो शरीयत की बात करते थे, हमने पार्लियामेंट से शरीयत बिल पास कराया, हम गए उनके पास क्या शरीयत हम ना। लेकिन चलिए कंप्लीट करने पे राना साहब के पास हमने कहा कि आए हम जहाँ पे शरीयत नाफिज करते हैं, उन्होंने नहीं माना, तो लोगों ने सिक्योरिटी फोर्स को सपोर्ट किया, वहाँ पर हम अमन लेके आए। हमारे कोलिशन पार्टनर हमारे साथ थे पूरी पाकिस्तान, क्योंकि हमने APC बुलाई, हमने जॉइंट सेशन बुलाए। यहाँ पर तो ना APC का जिक्र है ना जॉइंट सेशन। अब आप मुझे बताएं कि जब एक वाकया हुआ था पेशावर में APS का, मियाँ साहब की वज़ीर आज़म थे, उन्होंने पेशावर में ऑल पार्टीज बुलाई, इमरान खान साहब वहाँ पर मौजूद थे। आज इनको ये तौफीक नहीं हुई कि पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड ले लें, आज इनको ये तौफीक नहीं कि APC बुला लें। हमें शौक नहीं इनके साथ बैठने का, लेकिन अगर कोई अपने आप को कहता है कि मैं मुल्क का वाकई वज़ीर आज़म, अगर वो वाकई वज़ीर आज़म है तो ये चीज़ें करनी चाहिए थी। ये बिल्कुल नहीं है। अगर इन्होंने बहुत सी, अगर इनको बहुत सी वो चीज़ है तो अपने सफ़ीर को वापस बुला लें, गैरत का मुजाहरा करें, अपने सफ़ीर को कह दें कि पाकिस्तान वापस आ जाओ, ये जुर्रत कर ले। ये नहीं कर सकते सही, लेकिन फैज़ल साहब ज़ाहिर है मैदान आपने भी तो खुला छोड़ दिया ना, उनको मौका दे दिया कि वो जो चाहे अपनी मर्जी से कौमी असेंबली के इजलास में करें। अब राना साहब, जब ज़ाहिर है अपोजिशन की एक बड़ी जमात मौजूद नहीं होती, तो आप समझते हैं कि अपोजिशन के मौक़िफ़ को भी फिर उससे नुकसान पहुँचता है? और इस पूरी सूरत हाल पर अब नून लीग की क्या पोजीशन है? हुकूमत को कोई तजवीज़ देनी है आपको कि वो अपनी राह को दुरुस्त करे, अपनी सिमत का तयन करे, या फिर तनकीद ही करनी है बस कि जो वो कर चुकी है वो गलत है, वो तो अपनी जगह पर है? अब इसमें सुधार कैसे लाना है साहब? देखिए, जो अभी फैसल साहब ने बात की है उसकी एक बैकग्राउंड है कि जो सुधार की आप बात करते हैं, उन्होंने रवैया है या इनकी सोच है या इनका तरीक़ेकार है PTI का, वो इंतहाई एक गैर जमहूरी, गैर संजीदा, गैर पार्लिमानी, और बल्कि मैं तो हमेशा कहता हूँ ये शुरू से कि ये फाशिस्ट किस्म के लोग हैं जिनको कोई नॉर्म्स का नहीं पता कि पार्लिमानी नॉर्म्स या डेमोक्रेटिक नॉर्म्स क्या होते हैं, या पार्लियामेंट की एक हैसियत क्या है, और पार्लियामेंट सॉवरन है और प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबल है इस पार्लियामेंट का, क्योंकि ये पार्लियामेंट की वजह से यहाँ बैठे हुए हैं, इस नेशनल असेंबली की वजह से। वहाँ वो आना पसंद नहीं करते। अब आपने कहा कि जी सुधार किस तरह होगा, हम तो सुधारने के लिए 2.5 साल इनको समझाते रहे। हमने शुरू में जब आपने देखा कि इससे मेरा आज तक मैं कह रहा हूँ कि कभी भी जब कोई हुकूमतें बनती थी तो अपोजिशन ने कभी भी इस तरह की ताउन की बातें नहीं की जिस तरह पहली दफ़ा एक जो जाली हुकूमत है, जो कठपुतली हुकूमत है, जो एक दादली के ज़रिए हुकूमत बनी हुई है, उसको इन्होंने एक्सटेंड की कोऑपरेशन अपोजिशन में। शहबाज साहब ने बात की, तावन की इनॉग्रेशन सेशन, बिलावल साहब ने बात की, जरदारी साहब ने बात की। आपके ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि बिलावल साहब ने तो इस हद तक कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल, ये कभी कोई इतनी बड़ी पार्टी का चेयरमैन नहीं कहता, लेकिन एक मुल्क की खातिर, एक सिस्टम की खातिर चलता रहे, एक जमहूरी
इदारे को मजबूत करने की खातिर ये सारी बातें। सही। अब राना साहब, ज़ाहिर है आप तीनों ने मिलकर एक बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट पेश कर दी हुकूमत के खिलाफ। राना साहब, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ, जरा आपकी इजाज़त से फारूक हबीब साहब से मैं हुकूमती मौके भी ले लूँ। मैं कुछ एक तो कंप्लीट कर, जी आप कंप्लीट कर लें, चलें जल्दी से, फिर फारूक साहब से मैं फिर उसके बाद जितने भी वाक़यात हुए हैं, चाहे इंडिया का जो हमारे ऊपर उन्होंने हमला किया था फरवरी में, तो वो भी आपको पता है, जो पिछले साल, तो वो भी आपको पता है जिस तरह मीटिंग हुई, वहाँ सारे रहनुमा थे बड़े बड़े, और वहाँ पे सिक्योरिटी या आर्म फोर्सेस के भी आर्मी चीफ भी थे, लेकिन ये घंटा वहाँ बैठे रहे, इनको मनाते रहे आप आए, लेकिन वो नहीं आए। सही। वहाँ सारी बातें हुई, फिर कोविड पे हुई, फिर हमारे साथ लेजिस्लेशन में बातें कुछ करते बिल्कुल, वो हैं। शुरू से अभी तक वो ज़ाहिर ऑपोजिशन को क्यों नज़रअंदाज करते हैं, फारूक साहब से ही जानते हैं। फारूक साहब, ये करारदाद पेश की, उससे एक वज़ीर आज़म ये कह चुके थे कि हम फ्रांसीसी सफ़ीर को तो नहीं वापस भेज सकते, अपनी स्ट्रेटजी उन्होंने बता दी थी। फिर ये करारदाद पेश करने का मकसद क्या है, इस पर बहस किस बात की करनी है, भेजना है सफ़ीर को या नहीं भेजना, ये तो वज़ीर आज़म पहले ही बता चुके हैं। देखिए, बात यह है कि पार्लिमान के अंदर जो है वो ख़ारजा सतह का चाहे मामला हो, चाहे वो मुल्की अहमियत के मामला हो, तो पार्लिमान के अंदर जो है वो डिस्कस होते हैं, और पार्लियामेंट के अंदर जो है वो कलेक्टिव विजडम होती है। ये बातें जो हैं वो हमें यही जमातें बताने वाली है ना। सबसे ज़्यादा तो पीपल्स पार्टी इसके ऊपर बात करती थी, और पीपल्स पार्टी ही वो पार्टी है जो कि इस्तीफे भी नहीं देना चाहती पार्लियामेंट से। वो तो नून लीग को भी इसके ऊपर जो है वो कायल कर रही है, और उसकी बुनियाद के ऊपर PDM का भी दड़न तख्ता उन्होंने कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के हवाले से एक इंतहाई अहमियत वाली करारदाद पार्लियामेंट के अंदर आती है, तो वो बाइकआउट के पीछे छुप जाते हैं, वो नजरें चुराना शुरू कर देते हैं। फारूक साहब, आपका लाने का मकसद क्या है? बहस हो, अगर ये मंजूर होती है तो क्या वजीर आजम जो अपना ऐलान कर चुके हैं, क्या वो बदल जाएगा? क्या फ्रांसीसी सफीर को? देखिए मामला क्या है, जरा समझने की जरूरत है। हम हर चीज के अंदर जो है वो एक कुछ ऐसे पहलू तलाश करना शुरू कर देते हैं जिससे हम जो उसका असल ऑब्जेक्टिविटी है उसको शायद नजरअंदाज कर देते हैं। मामला क्या है? मामला ये है कि ये जो तौहीन अमेज खाकों का मामला हो, चाहे वो तौहीन के जितने माजी मामला हों, ये को पहला वाकया नहीं है। इससे पहले डेनमार्क का मामला देख लें, मालूम सलमान रिश्ती की किताब देख लें, इससे पहले बेशुमार एक वाकयात की फहरिस्त है, और डिफरेंट हुकूमतों को इन तमाम सिनेरियोज का जो है वो सामना रहा है। इसके ऊपर जो है वो एक कौमी लाहे अमल और एक कौमी सोच जो है वो देने की जरूरत है। होता क्या रहा, माजी में कभी स्टेट ने इस लेवल के ऊपर आकर फ्रंट फुट के ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाई। हमेशा यही वजह होती थी कि इसकी ऑनरशिप जो है वो छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप के पास चले जाती। आज जो रियासत का वजीर आजम जो है वो सामने आके ये जिम्मेदारी कबूल कर रहा है कि इस मामले को हम पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक को मुतहद करेंगे। इस हवाले से 57 ममालिक को उन्होंने खत भी लिखे, अक़वाम मुत्तहिदा में भी उन्होंने इस मामले को रेज किया, OIC में भी रेज किया, फेसबुक के CEO को भी खत लिखा कि भाई इससे हमारे जज्बात मजबूर होते हैं, 1 अरब से ज़ायद मुसलमान है। अब इस मामले के ऊपर मैं समझता हूँ कि किसी को अपने स्कोर बराबर नहीं करना चाहिए, कोई सियासत नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके ऊपर जो है वो सबको एक कौमी सोच अपनाते हुए अपने ईमान को भी सामने रखते हुए हमें एक मुतफ़िका जो है वो आवाज बुलंद करनी है। इसी वजह से हम इसको पार्लियामान के अंदर लेकर आए हैं, और पार्लियामेंट तो सुप्रीम है। पार्लियामेंट के अंदर तो पार्लियामेंट में लाने के बाद अब ये तमाम जमातें एक पेज पर आती हैं नहीं, तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मौका के ऊपर किसी किस्म का जो है वो ना तो किसी का कोई इख्तलाफ होना चाहिए, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जुमे के रोज जब ये आएंगे तो उसके अंदर ये अपनी तमाम मुस्बत तजावीज़ लेकर आएंगे, उसके ऊपर डिबेट भी हो जाएगी, उसके ऊपर बहस भी हो जाएगी। ठीक है, फारूक साहब पूछ लेते हैं तमाम पैनल से अपने क्या इनकी जमातों की सुन ले जरा बात को सुन ले। जिस तरफ एक कंसेंसस उसके ऊपर बनेगा तो मुतफ़िका तौर के ऊपर जो है वो करारदाद भी सामने आ जाएगी, और उसके तमाम पहलुओं का भी जो है वो जायजा ले लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर जिम्मेदार लोग बैठे हैं, वो इस मामले की हसासियत को भी समझते हैं, कौम के जज्बात को भी ये समझते हैं, और सब तमाम आशिकाने रसूल हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि हर मौके की, हर बिल की अपनी अपनी मुनासबत होती है, लेकिन इस खास मौका के ऊपर तमाम जो पाकिस्तान के अंदर बसने वाले मुसलमान हैं उनके जज्बात भी साथ जुड़े हुए हैं, और उसकी भी तर्जमानी जो है वो हमको करनी है। और मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद तमाम जमातें अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इसमें हिस्सा लेंगी। और मैं पीपल्स पार्टी को भी ये कहता हूँ कि आप जज्बात से जो है वो काम ना लें,
बल्कि अक्ल दानिश का सबूत देते हुए पार्लियामेंट में वापस आएंगे। फैसल करीम साहब कह रहे हैं कि परसों के इजलास में आएंगे, अपनी राय का इजहार करें। उनको भी समझ आ गई ना, उनको भी समझ आ गई। ठीक है, फारूक साहब पॉइंट आपका आगे जरा रुकिएगा, जरा दीगर मेहमानों से भी इस पर उनकी राय ले लूँ मैं जरा। राशिद साहब, अब ये एक पेज पर लाना चाहते हैं अपोजिशन और हुकूमत को, इसलिए करारदाद लाई गई है। अब आपका तो मेरे ख्याल से स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि आप ये चाहते हैं कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। अगर दीगर अपोजिशन जमातें ये नहीं चाहती तो फिर ये क्या बनेगा अपोजिशन का? पीडीएम में आप लोग एक साथ मौजूद हैं, फिर तो इख्तिलाफ राय अपोजिशन जमातों के दरमियान भी आ जाएगा। देखें, सबसे पहली बात यह है कि हमारा मुतालबा ये है कि जो मुआहिदा किया गया है उस मुआहिदे को भी पार्लियामेंट के अंदर लाया जाए कि क्या मुआहिदा टीएलपी के साथ किया गया। जब दो वजीर जाकर मुआहिदा कर रहे हैं, उनको पता नहीं था कि 3 महीने के बाद हमारे फ्रांस के साथ मामलात ख़राब हो जाएंगे और हमारे इश्यूज़ गड़बड़ हो जाएंगे और माशी तौर पर बहरान आ जाएगा। 3 महीने पहले आपकी एक सोच थी कि आप फ्रांस के सफ़ीर को निकाल रहे हैं, वो मुआहिदा भी आना चाहिए। फिर पाबंदी क्यों लगाई गई? मुआहिदा तो मंजरेआम पर आ गए थे, दोनों पाबंदी क्यों लगाई गई? फिर उस पाबंदी के जवाब में आपने मुज़ाकरात क्यों किए? मुज़ाकरात के अंदर आपने 8 घंटे के अंदर इजलास बुलाया, फिर वक्फा किया है तो 72 घंटों का। इतना अर्जेंट था कि 8 घंटे के अंदर अंदर पूरी असेंबली बुला ली। फिर उसी करारदाद को मुशावरत के लिए आपने 72 घंटे का टाइम दे दिया। ये क्या कौम को आप पैगाम दे रहे हैं? कौम के साथ क्या खेल खेल रहे हैं आप? जमीयत उलमा इस्लाम का वाज़ेह मौक़िफ़ ये है कि पार्लियामेंट के अंदर इत्तफ़ाक़ राय के साथ ये करारदाद आनी चाहिए, लेकिन उसमें 2 राय इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कोई गुस्ताखी करेगा और हम मसलहतों को शिकार रहेंगे। कोई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाएगा, हम अपने मईशत के हिसाब किताब में लगे रहेंगे। अपने सरकारी दफातर पर वो कार्टून के पोर्ट्रेट बना के नऊज़ुबिल्लाह लगाएगा और इस तरह तज़हीक करेगा और हम ये कहेंगे कि जी हमारा उस मुल्क के साथ ये मामला हो जाएगा, उस मुल्क के साथ। इस मामले पर जमीयत उलमा का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। इस पर इत्तफ़ाक़ है कि जी फ्रांस के सफ़ीर को निकालने के लिए या ये सिलसिला बंद करवाने के लिए मुसलमानों के दिली जज्बात के जो उनको ठेस पहुंची है, मज़ीद ठेस ना पहुंचे, उसके लिए अगर कोई मुत्तफ़िक करारदाद आती है और इस तरह पीटीआई नहीं करती जिस तरह पीटीआई ने किया है कि डंडे बरसाए, लाश दिए, फिर कहा कि हम करारदाद लाते हैं और वो करारदाद जो है प्राइवेट मेंबर से लाए और प्राइवेट मेंबर ने कहा कि ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, मेरी तरफ से और वज़ीर आज़म हाउस से बाहर है। ये ड्रामे अब नहीं चलेंगे। एक वाज़ेह मौक़िफ़ पीटीआई को देना होगा। करारदाद लाने के लिए तो अपोजिशन जमातों को भी एक पेज पर होना पड़ेगा। आपने दीगर अपोजिशन जमातों से बातचीत कर ली कि वो आपके इस पॉइंट से इत्तेफाक करते हैं? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला तो अभी आपके सामने हमें सुनने को मिल रहा है कि वो पार्लियामेंट में आ रहे हैं। हालांकि कल एक टीवी चैनल पर उनके चौधरी मंजूर साहब ने वाज़ेह कहा है कि सफ़ीर को वापस नहीं जाना चाहिए। और मैं हैरान हूँ कि भुट्टो साहब जिसने ख़त्म नबूवत के कानून पर दस्तखत किए थे, इख्तिलाफ आप में आपस में मौजूद है आप लोगों में। और आज देखिए इख्तिलाफ अब ये पीपल्स पार्टी फैसला करेगी कि पीपल्स पार्टी इस मामले पर कौन सा स्टांस रखती है। अवाम के जज्बात पीपल्स पार्टी के सामने हैं, जनाब बिलावल साहब के सामने हैं, लेकिन नून लीग और JUI और बाकी जमातें इस मामले पर बाहमी मुशावरत के साथ आगे बढ़ रही हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ऐसी मजबूत करारदाद आएगी जिसके नतीजे में आइंदा ये गुस्ताखी के खाके मगरिब रोकने पर मजबूर होगा। लेकिन हमें PTI से यह खैर की उम्मीद करते ही तो सही। लेकिन अब अपोजिशन की और दीगर 2 जमातें, इनसे भी इनके जवाब जान लेते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर फैसल करीम साहब से पीपल्स और राना तनवीर साहब से नून लीग का मौक़िफ़ भी जानते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ राशिद सोमलो साहब बयान कर चुके हैं कि फ्रांसीसी सफ़ीर के मामले पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और हुकूमत को फौरी तौर पर फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करना चाहिए और फ्रांस से अपने सफ़ीर को वापस बुलाना चाहिए। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है? क्या अपोजिशन इस मामले पर एक पेज पर है? राना तनवीर साहब, नून लीग क्या इस मामले पर समझती है कि ये मुल्क बदरी होनी चाहिए फ्रांसीसी सफ़ीर की? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने जिस तरह इस इशू को हैंडल किया है उससे तो मेरा लिए इनकी नलायकी या इनकी जो हमेशा कहते ना तजर्बाकारी या ये कम्प्रीहेंड नहीं करते इशू को और मामला को। जिस तरह बात हुई है कि इन्होंने साइन किए 2 वज़ीरों ने जाके, उस वक्त भी इन्होंने डंग पाव वाली के मसलत के तहत कि आप इनको फारिग करें। ये पता था 3 महीने आने हैं,
तो मैं समझता हूँ फिर हर मौके पे इस तरह हैंडल किया गया कि प्राइम मिनिस्टर स्पीच कर दी, पॉलिसी स्टेटमेंट दे दी और उस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री, और उसके बाद अगले दिन क्या हुआ वो भी आगे सामने उजरत में एक इजलास हुआ। वरना एक दिन बाद भी बुलाया जा सकता था। और वही करारदाद जो इन्होंने पेश की है, आपने पूछा उससे फरख हबीब साहब से, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि आपने ये करारदाद पेश की, अगर वो पास होगी तो क्या होगा, या उसका क्या एक पेज पर लाना चाहते हैं, वो असल में आपके कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। पे नहीं लाना चाहते, पेज पे लाते हैं। तो आपको पता नहीं ये प्रैक्टिस रही है कि जब भी करारदाद को पेश होती है किसी इशू पे, इसके साथ कश्मीर पे या टेररिज्म पे, या पहले वो आधे घंटे में अजलास से पहले वो ड्राफ्ट शेयर किया जाता है, और उसमें बल्कि इनको पता है कि उसमें हम जब हो रहा होता है प्रोसीडिंग दूसरी, तो उस पर हम लेकिन उसमें कोई ऐड जैसे हुकूमत कंफ्यूज है और इबाहम का शिकार ऐसा लग रहा है, ऑपोजिशन जमातें भी। सुन लेना, जी आपको बात भी नहीं सुनते, ना बात करने देते हैं, ना आधी बात करने देते हैं। तो बात यह है कि बाकी दूसरी बात यह है, मैं समझता हूँ क्योंकि ये इन्होंने ही सारा कुछ किया हुआ है, अगर उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया है तो उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर कोई कदम, वो ऐसा कोई एक्शन या ऐसा कोई रेजोल्यूशन या जो भी नमूस रसालत के लिए, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो भी वो एक लाए अमल बनाते हैं, हम गवर्नमेंट जो भी लाए अमल बनाएगी उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन सफ़ीर को निकालना है नहीं निकालना, हमारा तो इसमें कोई नहीं, ये गवर्नमेंट है, उन्होंने एग्रीमेंट किए हैं, वो जानते हैं कि हमने एग्रीमेंट किया है, क्यों किया है, निकालना है हमने या नहीं निकालना, या हमने ड्यू टर्न लेना है या नहीं लेना। अगर वो जो मुआहदा है अगर वो उस पर अमल करते हैं या रेजोल्यूशन लाए हैं, तो उसको लाने का मतलब तो ये कि पास हो। प्राइवेट मेंबर से तो उन्होंने एक फसाद क्रिएट किया है तो गवर्नमेंट का ही ना जी। जी राना साहब, सवाल यही तो है कि निकालना चाहिए आपके ख्याल में या नहीं, क्योंकि अभी तक मुल्क की जितनी बड़ी जमातें हैं उसमें सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम का ही, सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इनका स्टांस क्लियर है, बाकी सब कंफ्यूजन का शिकार है। अगर वो रेजोल्यूशन लाए हैं तो उसमें अगर ये कहते हैं कि हमने उनको निकालना है, ये हमारा एग्रीमेंट है, तो हम उनके साथ हैं। लेकिन जो भी उन्होंने करना है एक्शन उन्होंने लेना है, और अगर वो चाहते हैं कि हमें नहीं निकालना तो फिर भी आप उनके साथ हैं या फिर आप उनके खिलाफ? कदम उठाएंगे, मेरी बात सुने, जो वो कदम उठाएंगे इस मकसद के लिए, नमूसे रसालत के लिए, इंशाल्लाह हम उनको उसकी हिमायत करेंगे। लेकिन वो हमें बताए ना कि क्या करना चाहते हैं वो उस पर। ये तो नहीं मतलब कि हम यहाँ लीड हम लीड किस तरह ले सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट का एक इशू है। उन्होंने ये क्राइसिस क्रिएट किया है, उन्होंने ये फसाद क्रिएट किया है, जो इतने बंदे इन्होंने जाने जाया कही हैं, कोई पुलिस वाले मारे गए। तो इस पे नून लीग का अपना कोई स्टांस, कोई राय नहीं है, जो हुकूमत चाहेगी नून लीग ने ये मसला तो नहीं खड़ा किया। जिसने मसला खड़ा किया है वो, जिसने एग्रीमेंट किया वो इम्प्लीमेंट करे। आप नहीं समझ रहे मेरी बात, मेरा शायद मैं आपको समझा ही नहीं सका कि जो वो कदम उठाएंगे। चलें, मैं फैसल साहब से पीपल्स पार्टी की बात पूछना चलें, शायद मैं नहीं समझ पा रहा, राशिद साहब आपको समझ आ रही है राना साहब की बात कि ये क्या कहना चाह रहे हैं? राना साहब ये कहना चाह रहे हैं, जो मैं समझ सका हूँ, कि जिस शख्स को ख़ातमुन नबीयीन का लफ्ज़ पढ़ना नहीं आता, जिस शख्स के दौर में करतारपुरा का बॉर्डर खोला जाता है, जिस शख्स के दौर में निसाब तालीम से सीरत के मज़ामीन निकाले जाते हैं, जिस शख्स के दौर में मसाजिद को इंक्रोचमेंट के नाम पर मुनहदम किया जाता है, जिस शख्स के दौर में मदारिस और मसाजिद को सरकारी तहवील में लेने की बातें की जाती हैं, जिस शख्स के दौर में वो इस मदीने की रियासत जो है वो चाइना और यूरोप और फलां तिर्स पे लाना चाहता है, जिस शख्स के दौर में जो है हालत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी होती है, उसके वज़रा जाकर खुद एग्रीमेंट करके और फिर यू टर्न लेके, फिर दोबारा यू टर्न लेके, फिर तीसरी मरतबा यू टर्न लेते हैं, उस बंदे को हम क्या समझें कि वो क्या चाहता है। लेकिन ये ज़रूर है कि अपोजिशन पार्लियामेंट में बैठ कर मुशावरत के साथ, बिलखुसूस JUI और नून लीग आपस में मुशावरत के साथ इस करारदाद पर मुशावरत करेगी। हुकूमत की जो अब करारदाद है वो हुकूमत की है या नहीं, पहले तो ये फर्क हबीब साहब बताएं कि वो किसकी करारदाद है। फिर उस करारदाद के अंदर सफ़ीर को निकालने का मौजू ही नहीं है कि सफ़ीर को निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। हमारा मकसद ये है, राना तनवीर साहब का भी, मेरा भी, उम्मत मुस्लिमा का भी, कि जी कोई ऐसा कदम उठाएं जिस कदम से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में आइंदा गुस्ताखी न हो, और जो गुस्ताखी कर रहे हैं उनको एक वाज़ेह पैगाम देना चाहिए कि भाई अगर हिंदुस्तान हमारे मुल्क के सरहदात में मुदाखलत करता है, हम उसके सफ़ीर को बर्दाश्त नहीं करते।
तो कोई हमारी ईमानी सरहद में मुदाखलत करेगा, कोई हमारी ईमानी सरहद के अंदर फलांगेगा, तो हम उसको अपनी ईमान की सरहद में भी फलांगने की इजाज़त नहीं देंगे। फिर जिस तरह हिंदुस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म हो सकते हैं, इस तरह फ्रांस के साथ भी सफारती ताल्लुकात ख़त्म हो सकते हैं। फिर यहाँ मईशत की बात नहीं होगी, फिर यहाँ किसी और चीज़ की बात नहीं होगी, यहाँ ईमान की बात होगी और ईमान पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। पीटीआई अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे कि पीटीआई का मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है। सही, तो वो मईशत चाहते हैं या ईमान चाहते हैं? वो मईशत चाहते हैं या जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके शाये करने वाले के सामने भरपूर एहतिजाज करना चाहते हैं? जिस तरह पीटीआई साहब उनका मौक़िफ़ पूछ रहे हैं, या अपोजिशन जमातों का भी एक पेश पर आना बड़ा ज़रूरी है ना। अभी तक ये भी कन्फ्यूजन के शिकार हैं। फैसल करीम साहब, आपको लगता है मौलाना साहब अगर एक इजलास तलब करें पीडीएम का, उसमें बैठकर ये मामला आप लोग कम से कम अपोजिशन तो एक पेज पर आ जाए, एक मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ आप लोग तो अपना लें, क्योंकि आप लोगों में आपस में डिफरेंस पाया जा रहा है। अगर मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा अरबाब साहब, मेरी बात सुने। जी राना साहब, जी मेरी पहले बात सुनिए। फैसल से 2 मिनट दूंगा। आपको जो मैं रजिस्टर कराना चाहता हूँ, जो अरशद साहब ने बिल्कुल बात ठीक की, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो राशिद साहब वो कहना चाहता हूँ कि बात ये है कि ये हमारा, देखिए हम अगर कहते हैं इसको निकाल दे, गवर्नमेंट निकाल देगी। हमारा मौक़िफ़ जानने का, इसलिए वो जो बात करते हैं कि प्रेशर तो आप डेवलप कर सकते हैं ना। टीएलपी ने प्रेशर डाला तो करारदाद लाने पे मजबूर हो गई गवर्नमेंट। प्रेशर तो इतना डाला कि शायद खाकान साहब स्पीकर को जूता मारने तक आ गए। इससे ज्यादा क्या प्रेशर नून लीग डेवलप करे? क्या मैंने कहा, ये अरबाब जहांगीर साहब कह रहे हैं कि प्रेशर तो डाले ना। मैंने कहा प्रेशर तो इतना डाला कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि ये नामूस रिसालत का मसला है, मुझे बोलने दें, नहीं बोलने देंगे तो मैं आप पर जूता फेंकूंगा। ये जज्बात तो नून लीग की क़यादत के हैं। इससे ज्यादा क्या प्रेशर डेवलप हो सकता है? इस पे आज उन्होंने वजाहत भी कर दी कि नहीं होना चाहिए था। राशिद साहब लीड ले रहे हैं गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट की जो करारदाद है वो बड़ी मुकम्मल करारदाद है, वो कंफ्यूज है, उसमें ना सफीर का जिक्र है। उन्होंने तो अजीब सी करारदाद ला के उन्होंने बस टाइम, वो कहता जी हमने ये एग्रीमेंट किया था, ये पूरा कर दिया। जो मेरी इतला है वो कहता है जी बस इतना ही काम था कि किसी प्राइवेट बंदे से हमने मूव करानी थी, मूव हो गई, बात खत्म हो गई, और उसके जो कंटेंट्स हैं वो मुझे नहीं समझ आए कि वो उसके उसमें क्या। राना साहब जरा इजाजत दीजिएगा, फैसल साहब बहुत देर से खामोश हैं, जरा अब उनसे भी थोड़ा वे पूछ लूँ। मेरा फैसल साहब, ये बड़ा अच्छा मौका है, ये जो पीडीएम कुछ दिन से बिखरी थी, आप लोग एएनपी नाराज हो गए थे, ये इस मामले पर बैठें एक साथ, वो अपनी नाराजगियाँ भी दूर करें और इस मामले पर भी एक मुत्तफ़िक़ा लाए अमल बनाएं। क्या ख्याल है फैसल साहब? देखें, ये चीज़ अभी जो करारदाद हुकूमत ने पेश की है, ये पार्लियामेंट में पेश किया है। पार्लियामेंट में जो पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन किए हैं, डेफिनेटली वो आपस में बैठेंगे। अगर आप देखें, जब सेनेट में भी पहला सेशन था तो अपोजिशन जमातें जेयूआई के करारदाद पे जो है वो सब इकट्ठी हुई और उन्होंने हुकूमत को डिफीट की। और एक ऐसा इशू है जिसपे जो है सब मैं समझता हूँ कि कैसा वो है जिससे कोई भी मतलब बैकआउट नहीं करेगा। लेकिन जो करारदाद हुकूमत ने पेश की है, तो अगर हुकूमत ने यही करारदाद पेश करनी थी और ये कमिटमेंट उन्होंने टीएलपी के तरफ की, तो फिर इतने बंदों को शहीद करने के बाद आप तो मॉडल टाउन की बात तो पीटीआई वाले बड़े तेज करते थे। आज आपने जो लाहौर में लोगों को शहीद किया, जिसके आज तक हमें पता नहीं है, कोई कह रहे हैं कि 100 से ऊपर है, कोई कहता है 60 से ऊपर है, आज तक हमें उनका भी नहीं पता चला। पुलिस के नौजवानों को आपने शहीद किया, उनको जख्मी करवाया, और उसके बाद आप आके जो चीज आपको पहले करनी चाहिए थी वो अपने आखिर में की, और जो आखिर में करनी चाहिए थी वो आपने पहले कर ली। अब उसके बाद आके वही चीज, वही करारदाद, जो जितनी भी चीजें थी उसको आप रिवर्स कर रहे हैं। आप शेड्यूल 4 से भी निकाल रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं जी आप अपनी जो है वो अपील जमा करा लें, फिर अपील में इनको दोबारा इनकी जमात को बहाल कर दिया जाएगा। सब कुछ वही कर रहे हैं। तो ये पहले देखें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपोजिशन वाले बड़े वो है, लेकिन हम कह रहे थे अगर इस पे अगर कौम को ऑन बोर्ड करते, आप एपीसी का इजलास बुलाते। आज फरूख हबीब साहब को देखें, आज उनका रवैया बड़ा ठंडा है, जाके हालांकि एक अच्छे वो है पीटीआई के नुमाइंदे, हमेशा इनका वजह से, लेकिन आज जो पीटीआई का रवैया जिस तरीके से यू टर्न मारे उन्होंने, आज कह रहे हैं आप सब आए और पार्लियामेंट को तो पहले इज्जत वज़ीर आज़म दे। कितनी दफा वज़ीर आज़म साहब पार्लियामेंट में है, वो तो अपनी उसको कॉन्स्टिट्यूंसी को इज्जत नहीं देते। इन हुक्मरानों को जो है पहले इज्जत देनी चाहिए। पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म आए, उनके वज़रा आए, और फिर मुझे नहीं पता कि स्पीकर साहब को कौन सी जल्दी है। स्पीकर साहब को चाहिए, आप ये एक इतना अहम इशू है, आप 10 घंटे डिबेट करा ले, आप 12 घंटे डिबेट करा ले, इसमें क्या होता है? डिबेट में क्या होता है? आप सबको मौका दें कि वो बात करें। लोगों को बात ही नहीं करना चाहते। आप स्कूल के प्रिंसिपल बने बैठे। स्पीकर साहब पे हमारे पहले से बहुत से खदशात हैं, क्योंकि जब 11 और 12 मार्च की शब पे पार्लियामेंट बिल्डिंग पे एक डाका डाला गया और स्पीकर साहब उस वक्त उसके चौकीदार बने हुए थे, जिसके कस्टोडियन थे,
उन्होंने आज तक हमें ये नहीं बताया कि उस वक्त कैमरे किसने लगाए थे, और उनकी खामोशी ये बता रही है कि उन चोरों डाकुओं के साथ वो मिले हुए थे, क्योंकि आज तक हमें उसकी रिपोर्ट नहीं है। अब फैसला जो कुछ माजी में गलत हो चुका, अगर उसी पर बात करते रहेंगे तो फिर अब आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं, मेरे जब मुझे जब अपने कस्टोडियन पे शक व शुबात होंगे तो मैं आगे क्या जाऊंगा? पहले कदम पे ही जो पहले शक व शुबात, पहले तो वो अपने आप को न्यूट्रल साबित करें, उसके बाद डिबेट करा देना, 3 दिन डिबेट करें, 4 दिन डिबेट करें, हर मेंबर को बोलने का मौका मिलना चाहिए। आप क्यों कदम लगा रहे हैं कि फला बंदा बोलेगा और बाकी नहीं बोल सकते हैं? एक ऐसा इशू है जिसपे मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान इससे दुखी है, और पूरा पाकिस्तान दुखी है, तो अगर हर इलाके का जो नुमाइंदा है अपनी नुमाइंदगी नहीं करेगा तो क्या करेंगे आप? मतलब 5, 6, 10 लोगों को बुला के 5-10 को भी नहीं बुला दे, आप कहते पार्लियामेंट्री बोले और बाकी नहीं बोले। तो ये चीजें जो आप माजी में जब अपोजिशन में थे और इन चीजों को जब आग लगाने की बातें करते थे और जलाओ की बातें करते थे, और जब PMLN के इंटीरियर मिनिस्टर को गोली लगी थी तो उस वक्त जो है इनडायरेक्टली ये लोग मतलब है कि क्या क्या ताने दे रहे थे। आज जब इनकी बारी आ गई, हम ये नहीं कहते खुदा न करे कोई ऐसा इनके साथ हो, आज इनकी बारी आ गई, अब देखिए क्या हम तो अभी भी कहते हैं कि जो आपने, अगर आपको इतना ही जुर्रत का मुजाहरा और गैरत का मुजाहरा करना है तो आप पहले फ्रांस से अपने सफीर को बुला लें, हम समझेंगे कि आप बहुत ही जुर्रत वाले लोग हैं, लेकिन आप ये जुर्रत नहीं कर सकते। आप फिर वज़ीर आज़म साहब ऐलान कर दें, शाहमूद कुरैशी साहब ऐलान कर दे कि मैं अपने सफीर को वापस बुला रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कहते हैं, ये प्लेइंग टू द गैलरीज कर रहे हैं, मीडिया के सामने करना चाहते हैं, ये कुछ करना चाहते हैं, करें जुर्रत का मुजाहरा। ठीक है, मतलब इन्होंने ठेका ले लिया है वेस्टर्न कंट्रीज का, तभी वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बस चंद सेकंड में राशिद साहब से मैं अब जरा PDM के मुस्तकबिल पर बात करना चाह रहा हूँ कि अब ये बड़ा अच्छा मौका है राशिद साहब आपके लिए खासतौर पर कि मौलाना साहब PDM का एक इजलास बुलाएं, और ये तमाम जमातों को, तीनों बड़ी जमातें इस वक्त PDM की मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, तो अब जो भी डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म करें और फिर PDM का भी आगे का लाहेमल बताएं, मुख्तसर बता दें। मेरा ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वाज़ेह तौर पर उनको CAC के इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पैगाम दे दिया है कि वो अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें, और हम उनके फ़ैसले के नज़रसानी का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी शायद उन्होंने बड़ी गहरे समंदर में जो है वो छलांग लगाई है, और वहाँ अब देखते हैं कि वो खाली हाथ लौटते हैं या कुछ लेकर लौटते हैं। ऐसा न हो कि आखिर में नहीं खुदा मिला साले सनम, कब तक इंतजार करेंगे? इंतजार पीपल्स पार्टी को जो है, पीपल्स पार्टी के जवाब का इंतजार कब तक करेंगे? जी अभी तक तो जवाब नहीं आया, जवाब का इंतजार। अभी रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, ज़ाहिर है कि इबादत और सारे सिलसिले चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, पीपल्स पार्टी वापस आती है फिर भी, पीपल्स पार्टी वापस नहीं आती फिर भी। हमने लॉन्ग मार्च अकेले किया था, आज़ादी मार्च अकेले किया था, 15 मिलियन मार्च अकेले किए थे, चाहे कोई एक जमात भी साथ न रहे, हम अपने मौक़िफ़ पर पहले से ज़्यादा कायम हैं, डटे हुए हैं। जब तक इमरान खान घर नहीं जाता हमारी तहरीक जारी रहेगी, और सब मिलकर ये मामला आगे बढ़ाते हैं तब भी हम जारी रखेंगे। अकेले हमें चलाना पड़ा, हम अकेले भी जारी रखेंगे, लेकिन उस वक्त तक घर नहीं बैठेंगे जब तक इमरान खान को घर नहीं सही। तो राना तनवीर साहब, ये डिफरेंसेस कुछ कम हो रहे हैं आपके और पीपल्स पार्टी के दरमियान? 20 सेकंड में काइंडली बता दिएगा, फिर फैसल साहब से भी इस पे क्लोजिंग रिमार्क्स। मैं बिल्कुल राशिद साहब वाली बात करूंगा कि ये जो तहरीक है ये चलती रहेगी, चाहे वही हमारा भी यही है कि हम इतनी बड़ी पार्टी हैं, हमें अकेले भी ये चलानी पड़ी, हमारा भी स्टांस यही है, मिलके चले, एक रहे, 2 रहे, 9 रहे, पीपल्स पार्टी वापस आ जाए ना आए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि पीपल्स पार्टी का भी वही टारगेट है जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो यहाँ पे एक है कि क्यास क्रिएट किया हुआ उसको दूर किया जाए और ये अदारे मजबूत हो और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल। फैसल साहब बस एक जुमले में बता दिएगा, ये जवाब ईद के बाद देंगे आप मौलाना साहब को? जी, ये जवाब ईद के बाद नजरसानी का जो उन्होंने आपसे मांगा था जवाब, वो आप ईद के बाद जवाब देंगे या रमजान में भी ये जवाब आ सकता है? नहीं जी, वो चीज़ मेरे ख्याल में हमारी CC में क्लियर हो चुकी थी। हमने जो है CC में एक कहा था कि जब तक हमें इंटरनेशनल अपॉलॉजी नहीं होगी उस वक्त तक चीज़ें नहीं हो सकती। जहाँ तक अपोजिशन की बातें, पार्लियामेंट में देखें, मैंने पहले बात की है, पार्लियामेंट में कुछ इशूज़ पे अपोजिशन इकट्ठी होगी, कुछ इशूज़ पे शायद इकट्ठी ना हो, तो पार्लियामेंट चलाने के लिए और ठीक है, यानी पीपल्स पार्टी अभी भी अपने मौक़िफ़ पर ही कायम है। चलिए, बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, राना तनवीर साहब, राशिद महमूद साहब। बिल्कुल खत्म हो गया सेगमेंट का, यहाँ पर एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज एक दिन के अंदर तकरीबन 150 जानें कोरोना वायरस की वजह से गई हैं। ये तीसरी लहर बहुत ज़्यादा शदीद है, इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 147 हलाकतें सामने आई हैं। ये इस साल एक दिन में होने वाली सबसे ज़्यादा हलाकतें और तकरीबन 6000 केसेस भी मज़ीद सामने आए हैं। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है और इस वक्त खबरदार भी कर रहे हैं NCOC के सरबराह असद उमर के अभी तक बड़े शहर बंद करने की जानिब वो नहीं आए हैं, लेकिन अगर लोगों ने एहतियात ना की तो फिर वो मजबूर हो जाएंगे ऐसा करने के लिए। रमज़ान मुबारक का ये महीना चल रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि सहरी में, अफ्तारी में SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। वो शहर कराची हो, लाहौर की हम बात करें, पेशावर हो या इस्लामाबाद के मनाजिर हों, जहाँ भी हम देखते हैं बड़े एहतमाम के साथ लोग सहरी भी कर रहे हैं, अफ्तारियाँ भी कर रहे हैं, लेकिन SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। इस वक्त आप मनाजिर में भी देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर हैं, इन्हीं शहरों के जिनका भी मैंने जिक्र किया है उनके ये मनाजिर हैं और कहीं कोई SOP फॉलो नहीं हो रही। तो अगर ये सूरत हाल इसी तरह चलती रही तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत और NCOC मजबूर हो जाएगी लॉकडाउन करने के लिए, और फिर यही लोग जो इस वक्त SOP को फॉलो नहीं कर रहे वो हुकूमत को, NCOC को बुरा भला कहेंगे और फिर शिकायत करेंगे। अब ये सूरत हाल कितनी ख़तरनाक है और मुस्तकबिल में मज़ीद हम उठा सकते हैं अगर SOPs को फॉलो नहीं किया। इस गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, अब ये रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है, पहला अशरा ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन लोगों के वही मामूलात हैं, उसी तरह से लोग ना सहरी में SOPs को फॉलो कर रहे हैं ना अफ्तारी में हो रहा है। अब ये सूरत हाल अगर इसी तरह चलती रही तो फिर डॉक्टर साहब ये फिगर बढ़ता जाएगा जो आज 147 तक जा पहुँचा है, लेकिन लोगों पर असर नहीं हो रहा है इसका? बहुत शुक्रिया जी। देखें, इसकी दो वजूहत हैं ये फिगर्स के बढ़ने की, जो डिज़ीज़ को एस्केलेट करने की, क्योंकि ज़ाहिर है लोकल ट्रांसमिशन इंक्रीज़ कर रही है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं इस पूरे खित्ते में कर रही है। भारत ले लें, बांग्लादेश, सब जगह पे बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। और इसकी एक वजह तो ये है कि हम कुछ भी नहीं उसके लिए कर सकते, सिर्फ दुआई कर सकते हैं, और वो ये है कि वायरस अपनी साख्त बदल रही है। अब डबल म्यूटेटेड वर्जन भी भारत की आ गई है और इससे पहले B117 पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 60% स्ट्रेन्स B117 के थे। और इससे पहले जैसे हमें पता है कि साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन था, ब्राज़ीलियन स्ट्रेन था और बहुत सारे, इन सब स्ट्रेन्स की वजह से वायरस में जो वेरिएशंस आई और म्यूटेशंस आई, वायरस की इन्फेक्टिविटी यानी कि एक बंदे से दूसरे बंदे को लगने का डबल हो गया उसकी ताकत, और दूसरा उसने बच्चों को भी इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया, और तीसरा उसकी विरुलेंस भी बढ़ गई, यानी कि उससे मोर्टेलिटी भी बढ़ गई, फेफड़ों का डैमेज होना भी चांसेस बढ़ गए। अब ये तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसका जो रद्द अमल होना चाहिए था पब्लिक की तरफ से वो ये होना चाहिए था, क्योंकि पता चल गया कि ये जो म्यूटेटेड वर्जन पाकिस्तान में है ये बहुत ख़तरनाक है, तो हमें अपने जो एहतियाती तदाबीर हैं वो भी डबल या 3 गुना ज़्यादा करनी थी, लेकिन हमने उनको बिल्कुल ही गिव अप कर दिया। इस जो रहमतों वाला महीना है रमज़ान, और इस रमज़ान में ज़ाहिर है सबसे बड़ा तो सेक्रीफाइस है, जब हम खाते पीते नहीं अल्लाह के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, और सबसे बड़ी जो अमल होगा वो ये होगा किसी की जान बचाना, ये इससे भी बड़ा होगा अब, क्योंकि वो हकूक़ुल इबाद में आता है। तो हम अनफॉर्चुनेटली अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी नहीं देना चाहते, हम लोगों की जानों की कुर्बानी देना चाहते हैं, चाहे वो समोसे पकौड़े ख़रीदने हों, चाहे बच्चे के लिए नई जूती ख़रीदनी हो। ये याद रखें कि ये जो अंधेरी रात है जो कई 16-17 महीनों पे मुहित है और जिसमें 30 से 35 लाख लोग मर चुके हैं दुनिया में, हर मीटर के बाद लाश पड़ी है। अब आखिर में एक रे ऑफ होप अच्छे वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सूरत में नज़र आ रही है, लेकिन उसके लिए हमारा ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है सबका, कि हम उससे फ़ायदा हासिल करें। कोई डेड बॉडी को नहीं लगाएगा, ये बहुत बड़ा अलमिया होगा कि मैं, आप या कोई भी आपके देखने सुनने वाले इससे पहले ही मर जाएं कि वो वैक्सीन की रिसर्च का फ़ायदा हासिल करें। डॉक्टर साहब, आप भी मुस्तकिल ये आगाही दे रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ये बात पहुँचे, इसमें उलमा को भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, लेकिन हम बड़ी बदकिस्मती की बात है, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जिन मसाजिद में हम और आप भी नमाज की और तरावी की अदायगी के लिए जाते हैं, वहाँ भी कई SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। रमज़ान मुबारक से पहले ये कमिटमेंट की गई थी कि मसाजिद में फ़ॉलो किया जाएगा इन SOPs को, लेकिन हम वहाँ भी देखते हैं सूरत हाल तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। देखें, जो हम क्योंकि बहुत ऐसी कौम हैं जो जिसमें सुपरस्टिशन और सजेस्टेबिलिटी बड़ी है, आप सेनेट से शुरू हो जाएं, आप नेशनल असम्बली देख लें, आप प्रोविंशियल असम्बलीज़ देख लें, या आप जलसे जुलूस रिलीजियस जमातों के देख लें जो पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था हो रहे हैं,
तो वो जब ये लोग देखते हैं तो लोगों में कोई खौफ नहीं रहता। वो समझते हैं कि जब ये लोग मुबर्रा हैं इन मास्क पहनने से और ये इकट्ठे गले भी मिल रहे हैं और एक दूसरे को मार भी रहे हैं, एक दूसरे से गुत्थम गुत्था भी हो रहे हैं, तो वो इस बीमारी को भूल जाते हैं। इसको हम कहते हैं पैंडेमिक फटीग, कि उसमें मुब्तला हो गई है कौम। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको मिलके, और मीडिया तो बहुत कोशिश कर रहा है, मेरा ख्याल है कि मीडिया ने, आपके बोल चैनल ने इतनी इम्पोर्टेंस किसी चीज़ को नहीं दी, और राइटली सो दी है, क्योंकि ये इंसानी जानों का मामला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर असर होता है तो वो डिस्पेल कोई ना कोई ऐसी चीज़ें दिखाई दी जाती हैं मीडिया पे, रोल मॉडल्स की, जलसे जुलूस, छोटे मोटे मीटिंग्स, जहाँ पे गले वले अभी भी लोग मिल रहे होते हैं, तो वो फिर वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जब एक इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फील कर रहा, उसको नहीं अदा करने में सीरियस, तो फिर आखिरी हल क्या है? फिर वही NCOC असद उमर साहब ऐलान करें और ये सख्त लॉकडाउन लगा दिया जाए, पाबंदियाँ मजीद सख्त कर दी जाएँ, फिर यही इसका हल है? मेरा आई विश के कोई हल होता, मेरा ख्याल है वो हल भी नहीं है। देखें, अगर सपोज असद उमर साहब और NCOC कल मार्शल यहाँ लगा देती है कर्फ्यू, तो वो नफाज कौन कराएगा? देखें, हम एक छोटी सी चीज़ तो नाफिज अमल नहीं कर सकते। कानून बनाना काफ़ी नहीं है, कानून की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। कौन सी एजेंसी हमारे पास है जो ऐसी कर लेगी, जो इन जो यूनियंस हैं ट्रांसपोर्ट। डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन बड़ी ज़रूरी है। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया डॉक्टर साहब, फिर इस पर मज़ीद किसी दिन इस मौजू पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम, जितने गुफ्तगू आपने उनकी देखी। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।